गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 19 रहेगा, जिसका नाम है देवनागरी लिपि का मानक रूप तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। तो आज का टॉपिक थोड़ा हमारा लंबा जाएगा, तो प्लीज़ सहयोग करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज के पढ़े लिखे शिष्ट तथा महत्वपूर्ण लोगों द्वारा भाषा के जिस रूप का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिस रूप का प्रयोग भाषा का वही रूप मानक कहलाता है। ठीक है, जिसका प्रयोग क्या है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, वही रूप मानक रूप कहलाता है। लिपि में चयन का अत्यंत महत्व है। लिपि में प्राप्त एकाधिक रूपों में से किसी एक रूप का चयन ही उसकी मानकता है। लिपि में प्राप्त एकाधिक रूपों में किसी एक रूप का चयन ही उसकी मानकता है। लिपि के विविध स्तरों पर पाई जाने वाली विषम रूपता को दूर कर उसमें एक रूपता लाना ही मानकीकरण है। क्या करना है? विषम रूपता को दूर कर उसमें एक रूपता लाना ही मानकीकरण है। एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से एक को मान्यता दी जाती है। क्या करना है? एक ध्वनि को अंकित करने के लिए विविध लिपि चिन्हों में से एक को मान्यता दी जाती है। यथा देवनागरी लिपि में निम्न प्रकार वर्ण द्विविध प्रकार से लिखे जाते हैं, जैसे अ, झ, ल, ध, भ, न। ध्वनि के उच्चारण में भी एक रूपता लानी आवश्यक है। क्षेत्रीय उच्चारण के कारण लोग अलग अलग ढंग से ध्वनि का उच्चारण करते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्र में लोग क्या है, अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं ध्वनि का, जैसे पैसा, पैसा, पैसा। ठीक है जी। तो ये क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरह से उच्चारण होता है। तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किसी भाषा के सीखने सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख कारक है, भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि। क्या है? किसी भाषा का बाधक बनने वाले दो प्रमुख सहायक कौन से हैं? भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि। लिपि का एक पक्ष है सामान्य और विशिष्ट स्वरों के पृथक प्रतीक वर्गों की स्पष्टता, उनका परस्पर स्पष्ट आकार, भेद, लिखावट में सरलता। ठीक है, एक पक्ष क्या है, सामान्य और विशिष्ट वर्णों के पृथक प्रतीक वर्गों की स्पष्टता, उसका परस्पर स्पष्ट आकार, भेद, लिखावट में सरलता। लिपि का दूसरा पक्ष है वर्तनी। एक ही स्वर्ण को प्रकट करने के लिए विविध रूपी वर्गों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है। ठीक है, दूसरा पक्ष क्या है, वर्तनी। एक ही स्वर्ण को प्रकट करने के लिए विविध रूपी वर्गों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है और यह लिपि का सामान्य दोष माना जाता है। तो ये क्या है, एक दोष है। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष बहुत कम है, फिर भी उसकी अपनी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ भी है। इन सभी कठिनाइयाँ को दूर करने पर केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है संयुक्त वर्ण, खड़ी पाई वाले व्यंजन। इन व्यंजनों के संयुक्त रूप परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएं। जैसे ख्याति, व्यास, ध्वनि, व्यास, कच्चा, डिब्बा, महत्व, तत्व आदि। अन्य व्यंजन क और फ के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाएं, जैसे संयुक्त, पक्का, दफ्तर, लट्टू, चिन्ह, विद्या, प्रकार, धर्म। कारक चिन्ह प्रसर्ग। हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाएं, जैसे राम ने, राम को, राम से आदि। ऐसे ही सर्वनाम के लिए
तूने, आपने, उसने, उसको। ठीक है। कारक चिन्ह कैसे? संज्ञा के रूप में राम ने, राम को, राम से आदि, और सर्वनाम के तूने, आपने, उसने, उसको। संयुक्त क्रियापद, ये क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, जैसे पढ़ा करता था, पढ़ा करता है, आ सकता है, जा सकता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा। क्रिया क्या है? पृथक लिखी जाए। पढ़ा करता था, पढ़ा करता है, आ सकता है, जा सकता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा। योजक चिन्ह का प्रयोग, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाता है, जैसे राम लक्ष्मण, लेन देन, पढ़ना लिखना, तुमसा, चाकूसी, व्यर्थ। अव्यय, अव्यय का प्रयोग तक, साथ आदि अव्यय पृथक लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ तक, आपके साथ। तक और साथ क्या है? पृथक लिखे जाते हैं। यहाँ तक, आपके साथ। आ, ओ, क्या, कब, सदा, जी, मात्र, लेकिन, अथवा, आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अवयव हैं। नियम के हिसाब से अव्यय हमेशा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे देश भर, रात भर, आपके साथ, 50 रुपये मात्र। ठीक है। ये सारे क्या? ओ, आ, क्या, कब, सदा, जी, मात्र, लेकिन, अथवा आदि अनेक प्रकार के भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। नियम के हिसाब से अव्यय हमेशा पृथक लिखे जाने चाहिए, जैसे देश भर, रात भर, आपके साथ, 50 रुपये मात्र। ठीक है जी। नेक्स्ट है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिक स्वर का नासिकीय अभिलक्षण। अनुस्वार क्या है? व्यंजन है। अनुनासिक क्या है? स्वर का नासिकीय अभिलक्षण। अतः हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही प्रचलित हैं। विसर्ग, ये विसर्ग चिन्ह है। संस्कृत में जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे दुखानुभूति। लेकिन तद्भव रूप में विसर्ग लोप हो चुका हो तो इसके बिना भी काम चला लिया जाता है, जैसे दुख सुख के साथी। तो यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि तद्भव रूप में लोप हो चुका है। हल चिन्ह, अंत, पुनः, प्राय, निसंतान प्राय, ये सारे विसर्ग चिन्ह के साथ प्रयोग हुए हैं। हल चिन्ह, हलंत लगा के। व्यंजन के नीचे हल चिन्ह उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है, जैसे प्राक, वाक, विद्युत, जगत आदि हल चिन्ह लगाकर प्रयोग में लाया जाता है। अवग्रह, ये कौन सा चिन्ह है? अवग्रह, संधि के कारण विलुप्त हुए अ को प्रदर्शित करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे शिव प्लस अहम, शिवम। ठीक है, शिवम। ये क्या है? इसमें अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया है। स्वपन परिवर्तन, स्वन परिवर्तन। संस्कृत मूलत तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए। ए, आई, ओ का प्रयोग। हिंदी में आई और ओ का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पहला उच्चारण है और दूसरा उच्चारण है गया, नैया, कौआ आदि। पूर्वकालिक कृंदत प्रत्यय कर क्रिया को मिलाकर लिखा जाए, जैसे पाकर, खाकर, रोकर आदि। कर प्लस कर संयोग से करके, कर प्लस करा प्लस करके संयोग से क्या बना? कराके बनेगा। वाला प्रत्यय क्रिया रूपों के करने वाला, आने वाला आदि अलग अलग लिखा जाए। मैं घर जाने वाला हूँ, मतलब जाने वाले लोग, तो ये वाला यूज करके प्रत्यय बनाया जाएगा। श्रुति मूलक य व, जहाँ श्रुति मूलक य व का विकल्प होता है वहाँ स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग किया जाए, जैसे नई,
गई, जाए, खाए, आइए जैसे स्थायी अव्ययी भाव, दायित्व। विदेशी ध्वनियाँ। उर्दू शब्द। उर्दू से आए अरबी फारसी मूलक वे शब्द जो हिंदी का अंग बन चुके हैं, जैसे कलम, किला, दाग, नुक्ता लगाकर खाना, यहाँ पे नुक्ता लगा दिया खाना, राज, राज, फन, फन। अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के जिन शब्दों में ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे कॉलेज, हॉल, ऑफिस। तो ये अंग्रेजी के शब्द है, हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र लगाकर कॉलेज, हॉल, ऑफिस। अन्य नियम। शिरोरेखा का प्रयोग आवश्यक है, मतलब शिरोरेखा लगानी आवश्यक है। पूर्ण विराम को छोड़कर हिंदी में शेष विरामादि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए गए जो अंग्रेजी में प्रचलित है, जैसे योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, अल्प विराम, प्रश्न। सिर्फ फुल स्टॉप को छोड़कर बाकी जो अंग्रेजी में यूज़ होते हैं वही हिंदी में होते हैं। अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयी सूचक चिन्ह, अपोस्ट्रोफिस, तीनों कोष्टक, हंसपद आदि। ठीक है जी। तो ये थे हमारे देवनागरी लिपि का मानक रूप और मानकीकरण हिंदी वर्तनी का। तो देख लीजिएगा आप एक बार। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हमारा यहाँ पर ग्रामर का टॉपिक वैसे ख़त्म हो चुका है। अब हम आदिकाल शुरू करेंगे। ओके।